गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग रोज की तरह एसएससी जीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे लेवल तो हम बात करेंगे खतरनाक लेवल है, क्योंकि एसएससी जीडी 2021 के पेपर में खतरनाक लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि 2021 में अगर ये लेवल था तो 2023 में लेवल और कुछ होगा। तो आपको इसी लेवल की तैयारी करना है, इससे डाउन लेवल पे तैयारी नहीं करना, इससे थोड़ा सा अप लेवल पे तैयारी करना है। अगर सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए, तो लेवल थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होता जा रहा है। बेटा, कंपटीशन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आपका जो फाइट है पेपर में वो पढ़ने वाले बच्चों से है, ना पढ़ने वाले बच्चों से कभी आपका कंपटीशन होना ही नहीं है। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चों में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी, और इंतज़ार तो सबको है आपके उस पल का कि आप कब सिलेक्शन पाओगे। आपको भी इंतज़ार है बेसब्री से, आपके घर वालों को इंतज़ार है, आपके माँ बाप को इंतज़ार है, और हमें तो बेहद बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारे प्यारे विद्यार्थी किस दिन वो दिन आएगा जिस दिन आप सभी लोग जॉब पाओगे। तो वो दिन जल्दी आएगा, बहुत ही नज़दीक है। बस आप इसी तरह मेहनत करते रहो, इसी तरह मेहनत के साथ लगे रहो, एक ना एक दिन सफलता आपके हाथों में होगी। प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस क्लास आप कभी मत छोड़िएगा। ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्हें कोई भी पेपर देना हो, मैथ्स ऐसी ही पूछी जाती है। अगर लेवल थोड़ा सा हाई है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर लेवल डाउन है तो जितने डाउन लेवल की तैयारी करते हैं पेपर में, जो यूपीपी की तैयारी करते हैं, यूपीपेट की तैयारी करते हैं, सुपर टेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर हम अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो हमारे जो डाउन लेवल के भी पेपर हैं वो भी बीट हो जाएंगे इसी तैयारी से। चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं 2 लाइनों से। सबसे पहले आपके सामने 2 लाइनें रखते हैं, इस लाइनों को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, दिल की गहराइयों तक छूना चाहिए। तुम समझ जाओगे इंतजार किसे कहते हैं, तुम समझ जाओगे इंतजार किसे कहते हैं, कभी अपने पिता की तरफ देखना। तुम समझ जाओगे इंतजार किसे कहते हैं, कभी अपने पिता की तरफ देखना। वो शख्स किस कदर बेचैन है, वो शख्स किस कदर बेचैन है तुम्हारी सफलता देखने के लिए। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी सफलता को देखने के लिए इतना बेचैन है कि आपको किस दिन जॉब मिलेगी। तो ये जो बेचैनी है आपके पिताजी की, इस बेचैनी को जल्द से जल्द समाप्त करिए। ये आपके हाथों में ही है, आप ही इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मेहनत के साथ पढ़ो, अच्छे लेवल की तैयारी करो, जिससे पेपर का लेवल कितना भी हाई हो लेकिन आप आसानी से उसको पेपर बीट कर सको। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्वेश्चंस की, और बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से मज़े लेते हुए पढ़ाई करते हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा भैया? पहला प्रश्न कह रहा पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम, पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ से अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है? जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या वो होता है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। और जो हमारा भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या, वो हमारा होता है कंपोजिट नंबर। इन दोनों के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा, उसके बाद ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको बताता हूं। अभाज्य संख्या क्या होता है? वे संख्याएं एक से बड़ी, लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, इसके आगे आप लिख सकते हैं, अपने डिफिनेशन को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं, लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझिएगा, मेरे पॉइंट को समझिएगा। मैंने कहा एक से बड़ी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा
किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे चलिए जैसे की बात करें तो जैसे में अभाज्य संख्या में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, 2। अब पूछेगा आपसे पेपर में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 1 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बताओगे? 2। अब मन में आता है कि सर जी 2 तो प्राइम नंबर भी है। बिल्कुल, 2 प्राइम नंबर भी है, सम संख्या भी है, बट 2 अभाज्य संख्या भी है और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हमारे से पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो बच्चे बता देते हैं 3। बिल्कुल गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि डिफिनेशन होता है 1 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा, बहुत अच्छे समझिएगा, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। क्या? भाज्य संख्या में वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिए, पहली संख्या 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, ऐसे। ठीक है, अब हमने आपको भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक, पहली 4 संख्याओं का एलसीएम निकालना है। पहली 4 संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7, इसका एलसीएम ले लीजिए। और एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, अभाज्य संख्याओं का लासा संख्याओं का गुणा ही होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, अभाज्य संख्याओं का लासा संख्याओं का गुणा ही होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो अगर इसका लासा निकालना तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 7 त्रिक 21, 210। इसका लासा कितना आया? 210। फिर क्या कहा? पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, पहली 3 संख्याओं का आपको क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो 4 का फैक्टर करो, 2 दूना 4 गुणे 1। 6 का फैक्टर करो, 2 तिहाई 6 गुणे 1। 8 का फैक्टर करो, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 1। ठीक, अब मासा में क्या होता है? जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, जो सभी संख्याओं में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी संख्याओं में क्या हो? कॉमन हो, वो हमारा मासा होता है। जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, तो कॉमन कितना भैया यहाँ पे? 2। तो इसका मासा कितना आ जाएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 2। आपसे पूछा क्या है? अनुपात बताना है। लासा और मासा का रेशियो 210 रेशियो 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंची 10। रेशियो क्या बनेगा? 105 रेशियो 1 बनेगा। बताओ भैया, सभी लोग अच्छे से समझ पाए इस प्रश्न को? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आपको अभाज्य संख्या भी बता दिया, भाज्य संख्या भी बता दिया, अभाज्य संख्याओं का लासा निकालने का तरीका बता दिया, संख्याओं का मासा निकालने का तरीका बता दिया। ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन में टाइम लगे लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आपके सामने क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कोई डाउट, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। सबको समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आ रहा हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ भी ना आए, मैथ में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको मैथ आएगी। चलें फिर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल इसी मस्ती के साथ पढ़ते रहो। अब अगला प्रश्न लिया जाए। चलिए, बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से विभाजित है? कहाँ से? 4 से 9 तक की। मीन्स एक संख्या ऑप्शन में ऐसी होगी
जो 4 से 9 तक की 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से क्या है, विभाजित है। तो एक संख्या इसमें ऐसी होगी, इन चारों ऑप्शन में एक संख्या ऐसी होगी जो 4 से भी विभाजित होगी, 5 से भी होगी, 6 से भी होगी, 7 से भी होगी, 8 से भी होगी और 9 से भी होगी। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक प्रश्नों में हमने आपको क्लैरिटी बताई कि जब भी आपको 9 दिखाई दे तो आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा खुशी महसूस होना चाहिए, आपके अंदर फील होना चाहिए कि अब तो प्रश्न आराम से लग सकता है। क्योंकि 9 देखते ही मुझे तो इतनी खुशी होती कि मैं बता नहीं सकता। 9 मतलब 9 इज गॉड। मैथ का अगर कोई भगवान है तो सिर्फ है सिर्फ 9। अगर जैसे ही मुझे ये दिखाई देते हैं, मेरा प्रश्न आसान हो जाता है, मेरे लिए क्वेश्चंस लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि 9 कहता है, 9 क्या कहता है, सुनो। भगवान कहते हैं कि अगर कोई संख्या का योग 9 होगा, अगर संख्या का योग 9 होगा तभी वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जब तक संख्याओं के अंकों का योग 9 नहीं होगा तब तक वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 81 देखिए 9 से विभाजित है, इसके अंकों का योग करो 8 1 9। 72 देखो 9 से विभाजित है, इसके अंकों का योग करो 7 2 9। 63 देखो 9 से विभाजित है, इसके अंकों का योग देखो 6 3 9। मतलब 9 कहता है जहां पर संख्या का योग 9 होगा वही संख्या 9 से विभाजित होगी। तो आओ, 5 2 7 4 11, 5 2 7 1 8, 5 2 7 2 9, 8 4 12, कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी? तो आपका आंसर आ गया 2520। बस, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। अगर 9 का नियम अप्लाई नहीं होगा, अगर वह संख्या 9 से विभाजित नहीं है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत क्या है? क्योंकि उसने कहा है 4 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं, ये 9 से विभाजित नहीं, ये 9 से विभाजित नहीं, तो जो बची वही आंसर होगा। ये 4 5 6 7 8 और 9 सबसे विभाजित होंगी। बताइए, कोई डाउट आपको? जल्दी से कमेंट करो एक बार सभी लोग। अगर कोई डाउट हो, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो। जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सारे पेपरों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आपका कोई भी पेपर हो, सब जगह ये उपयोगी होंगे। अगला प्रश्न लिया जाए, नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 2900 रुपए में बेचकर 16% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसने 3050 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? ठीक है, दोनों बार बेचने की बात किया ना। देखो 2900 रुपए में बेचकर और 3050 रुपए में बेचा होता, दोनों बार एसपी की बात किया, सेलिंग प्राइस की बात किया। इसके लिए हमने आपको एक मेथड बता रखा भैया, SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस x इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस x। जब प्रॉफिट होगा तो प्लस, जब लॉस होगा तो माइनस। 2900 रुपए में बेचकर लाभ कमाया 16% का, तो 116, 100 में 16 ऐड कर दीजिए। 3050 में बेचें तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ होगा तो प्लस का x। अगर यहाँ पे हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कहता तब हम प्लस माइनस लगाए रहते। उसने कहा लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब प्लस का x। लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस। बिल्कुल क्लियर रखिएगा एक एक पॉइंट को। आइए, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 5 से काटो, 5 छक्का 30 और 5 एकन्नम 5, इसको काटो, 50 25 55 8 40 ना, 50 25 और 55 8 40। अब समझिएगा बहुत अच्छे से, 58 एकन्नम 58 और 58 दुन्ना 116, 2 से इसमें गुणा कर देना, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 इक्वल टू 100 प्लस x। 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 122 माइनस 100 मतलब 22, x आ गया 22%, लाभ आपका आ गया 22% का।
बताओ भैया, कोई डाउट है किसी को? कहीं पर कुछ ना समझ में आए तो बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए इस वाले फार्मूले को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला आपके लिए। एसएससी जीडी वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि 2021 के पेपर में सब ऐसे ही प्रश्न पूछे गए। 2022 में जो सीजीएल का पेपर हुआ उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों पर, ठीक है? प्रश्न ऐसे ही आएंगे। और कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगला प्रश्न पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, आप लोग तब तक पढ़ें इसको। बताइए, चलिए आगे बताया जाए। चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु 5400 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु, समय मत बर्बाद करो, ये जो तुम्हारे आलसी वाले दिन है ना, ये गड़बड़ा रहे हैं। मेहनत से पढ़ाई करो, शादी तो एक दिन तुम्हारी हो ही जाएगी। नौकरी मिले या ना मिले, नौकरी मिलेगी तो अच्छी होगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी नहीं होगी। फिर आप अपनी पसंद की नहीं कर सकते। अगर अपनी पसंद की करनी है तो फिर नौकरी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेहनत से पढ़ाई करो, अगर चाहते हो जो तुम चाहते हो वो पूरा हो ना, नहीं तो तेरे नैना करोगे बस, मिलेगा कोई और, तुम्हारी नैना को कोई और लेके चला जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न बजिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु 5400 रुपए में खरीदी। आप एक वस्तु को 5400 रुपए में खरीदते हो जो पुरानी है, और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है? आप एक वस्तु को 5400 रुपए में खरीदते हो और 200 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च करते हो। टोटल आपने कितने रुपए खर्च कर दिया? 5600 रुपया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी, तो आप बताओगे 5600 रुपए में खरीदी। 5400 में खरीद के लाए, 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करे, तो टोटल कितना खर्च कर दिया? 5600 रुपए खर्च कर दिया। खर्च कर दिया ना? अब क्या कह रहा है आगे? आगे सुनिएगा। कह रहा उसने इसे 6300 रुपए में बेच दिया। खरीदने के बाद आपने क्या किया? इस वस्तु को 6300 रुपए में बेच दिया। बेच दिया ना? फिर अगर 5400 में खरीदे हो और 6300 में बेचे हो तो तुम्हें लाभ हुआ होगा। यही कह रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो भैया आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? प्रॉफिट पहले निकालो। 5600 की वस्तु को 6300 में बेचे हो तो 700 रुपए का क्या हो गया? आपको लाभ हो गया। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 अट्ठी 56, ये 4 दूनी 8, ये 25 चौको 100, 2 एक 2, ये 12.5। कितना परसेंट आंसर आएगा? 12.5% आंसर आएगा। बताइए कोई डाउट है? आपने एक वस्तु को 5400 रुपए में खरीदा, 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया, टोटल आपने 5600 रुपए खर्च किया। तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीद के लाए? 5600 रुपए में। उस वस्तु को आपने 6300 रुपए में बेच दिया तो आपको लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 700 रुपए का। आपसे कहा प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस सीपी। बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए अगला प्रश्न। आइए, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। ये जीडी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है 23 में। ये अच्छा प्रश्न। क्या कह रहा है? कह रहा 7800 रुपए की राशि को, हमेशा एक बात को आपको समझना होगा, मैथ्स में एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आपको कभी भी राशि को डिवाइड करना हो तो वहाँ पे रेशियो का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास रेशियो नहीं होगा आप राशि को डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी राशि को कितने भी व्यक्तियों में बांटना है, जितने व्यक्तियों में बांटना है उतनी ही राशि आपको उसका रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए आइए, आपके पास 7800 रुपये हैं
और इसको किस में बांटना है, ABC में, A, B, C, इन 3 लोगों में बांटना है। तो हमें सबसे पहले इसका रेशियो बनाना होगा। अब रेशियो बनाना कैसे होगा, जैसे जैसे प्रश्न में कहेगा हम लोग वैसे वैसे रेशियो बनाएंगे। ठीक, चलिए पहला लाइन क्या कह रहा है कि B का हिस्सा A के हिस्से का 1/3 है। जो B का हिस्सा है वो A के हिस्से का 1/3 है। यहाँ पे हम A को इसके नीचे बुला लें, B/A = 1/3। ये कह सकते हैं यहाँ पे B/A = 1/3। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, कोई बात नहीं। जब कोई वैल्यू डिवाइड में हो तो इसका मतलब वह वैल्यू रेशियो में है। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B = 3/1। ठीक है, रेशियो चेंज होगा तो रेशियो को पलट देंगे। आगे क्या कह रहा है, और C का हिस्सा B के हिस्से से 20% अधिक है। और जो C का हिस्सा है वह B के हिस्से से 20% अधिक है। तो 120/100 कर दो, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2 छंग 12, ये 2 पंची 10 कटेगा। अब देखो यहाँ पे रेशियो 6/5 आ जाएगा, तब हमें रेशियो बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। अब समझिए कि इसको बनाएंगे कैसे, सुनो मेरी बात को सुनिएगा। रेशियो बनाएंगे कैसे, उसने कहा जो C का हिस्सा है वह B के हिस्से से 20% अधिक है। जो C का हिस्सा है वह B के हिस्से से, B का हिस्सा कितना है 1, के हिस्से से 20% अधिक है ना। अच्छा, ओहो, समझ गया। यहाँ पे हम लोग B के हिस्से को 100 ही कर देते हैं। ठीक, छोड़ो, ये भी छोड़ दो, चलो आओ, समझ गया मैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे बना दो, बहुत अच्छे से बना दे रहा हूँ। C का हिस्सा B के हिस्से से 20% अधिक है, C/B बना दो, C/B बना दो। C का जो हिस्सा है B के हिस्से से 20% अधिक है। जब भी परसेंट में कहे तो एक को 100 मान लो, दूसरे को 20% अधिक कर दो। ठीक है, ये कटेगा 20 छंग 120, ये 20 पंचे 100। अब एक चीज को आपको ऐसे में ध्यान रखना है, जो कॉमन हो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे A/B की वैल्यू कितनी है, A/B की वैल्यू कितनी है, 3/1 है। तो यहाँ पे देखो B है और यहाँ पे B है, दोनों में B क्या है, कॉमन है। और जो कॉमन होगा जब तक उसकी वैल्यू बराबर नहीं होगी तब तक हमारा रेशियो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे B के पास 5 है, तो यहाँ पे भी B के पास क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 ते 15 और 5 एक 5। अब आप ये लिख सकते हो A/B/C। A का रेशियो की वैल्यू 15, B की देखो यहाँ पे भी 5 है, B की यहाँ पे भी 5 है, और C की कितनी है, 6। ये आपका रेशियो बन गया, A/B/C। और जब रेशियो बन गया तो हम वैल्यू को आराम से डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 2 बार कन्फ्यूजन क्रिएट किया अपने लिए। पहले मैंने सोचा अपॉन में करके रेशियो बनाने, फिर अपॉन में सोचा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। फिर हमने सोचा कि जब प्रतिशत में है तो ऐसा करें कि एक को 100 मान ले, दूसरे को 20% अधिक कर ले। आपको अगर प्रतिशत में कहेगा तो आप इसी चीज को लगाइएगा, एक को 100 मान के दूसरे को 20% अधिक कर देना। ठीक है, चलो आगे बताया जाए। अब समझिएगा, अब हमें क्या बताना है, A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपके पास कितने रुपए हैं, 7800। रेशियो का मेथड होता है जिसकी वैल्यू निकालनी हो उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से भाग करते हैं। 15 5 20 6 26, 26 तिया 78 और 15 तिया 45। तो 4500 A का हिस्सा आ जाएगा। आपसे यही पूछा है 4500। बताइए कोई डाउट है? तो जब भी आपको कोई भी वैल्यू डिवाइड करनी हो तो वहाँ पे रेशियो का होना सबसे ज़रूरी है। जितने लोगों में डिवाइड करना है उतने लोगों का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, केवीएस पीआरटी वाले बच्चों के लिए, सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए, सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं।
एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह उसके क्रय मूल्य पर 30% लाभ अर्जित करे। फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% छूट पर इसे बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान है, जितनी बड़ी लैंग्वेज है उससे आसान प्रश्न है। क्या है सुनिएगा, कह रहा एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह उसके क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित करे। हम अपने वस्तु सीपी को 100 रुपये मान लेते हैं और वह मार्केट प्राइस इस तरह अंकित करता है कि इस पर 30% का लाभ कमा सके, तो हमने कहा 130 रुपये अंकित किया होगा। भाई 30% का लाभ चाहिए तो वस्तु 100 रुपए की है, 30% के लाभ पर 30 रुपए का लाभ 130 रुपए में अंकित कर दिया। ठीक है, यही कहा दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह क्रय मूल्य पर 30% का लाभ प्राप्त कर सके। मतलब उसको क्रय मूल्य पर 30% का लाभ चाहिए था। उसने इस प्रकार वस्तु का अंकित मूल्य किया कि जितने पे हम वस्तु खरीद के लाए उससे हमें 30% का लाभ हो। तो 100 रुपए में वस्तु खरीदे थे, 30% लाभ पे अंकित करना था, कितना अंकित कर दिया, 130 रुपए अंकित कर दिया। अब क्या हुआ, फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर इसे बेच दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक ग्राहक आता है सामान लेने, वह कहता है कि हमें यह वस्तु चाहिए। तो दुकानदार कहता है ठीक है, अगर आप इस वस्तु को खरीदते हो, मतलब दुकानदार ने इस वस्तु को बेचा, कहा अगर आप इस वस्तु को खरीदते हो तो मैं आपको 12% की छूट दूंगा। तो अंकित मूल्य पर जब 12% की छूट देगा, तो जब भी छूट देता है तो 100 से घटाते हैं और जब भी लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। तो 12% छूट दिया, 100 से 12 घटा दो, 88/100। 1 0 से 1 0, 13 8 104 और 13 8 104 और 10 114 बटे में 10 से डिवाइड करोगे, 114.4 रुपए की यह वस्तु बेची गई। दुकानदार को वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। दुकानदार ने वस्तु कितने रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में, बेचा कितने रुपए में, 114.4 रुपए में। कितने रुपए का लाभ हुआ, 14.4% का लाभ हुआ। देखो आपका आंसर आ गया 14.4%। 114.4 से 100 को माइनस कर दो, आपका लाभ निकल आएगा 14.4, वही प्रतिशत में हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है, आपसे यही पूछा था। कितना आसान प्रश्न है, सिर्फ लैंग्वेज आपको समझनी है प्रश्न की। प्रश्न जिस तरह से रोटेट हो आप उस तरह से घूमते रहो और आपका आंसर आ जाएगा।